So, all right. Hello, dear students. Good evening. राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 जो कि हमारे सिलेबस में है, राजस्थान का अपना लोकल एक्ट है। दो ऐसे एक्ट हैं जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन के हैं, तो जिसको एग्जामिनेशन एक्ट के नाम से बेसिकली जानते हैं। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों किसकी बात करते हैं? एक हमारा 2022 का एक्ट है जिसको हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम कवर करेंगे 1992 के एक्ट को, जिसमें अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो पूरा जो एक्ट है वो पूरा ही सिलेबस में आ रहा है, यानी कि इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं? टोटल सेक्शंस है 8। ठीक है, ये टोटल पूरे सेक्शंस हमारे सिलेबस में है। एक शेड्यूल है जो अभी इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था ना, मतलब लास्ट अपना सिलेबस को अमेंड करके इन्होंने डाला है, अपडेट किया है। तो जो शेड्यूल है अपना फर्स्ट शेड्यूल वो अपने सिलेबस में है। ठीक, तो बेसिकली पूरा एक्ट हमें कवर करना है। अब देखो, ये जो 1992 का एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2022 में। कब हुआ है अमेंडमेंट? 2022 में। अभी मैं डेट लिखवा दूंगी आपको, जब शेड्यूल में उसका काम पड़ेगा जहां पे अमेंडमेंट हुआ है वहां पे। ठीक है, तो अमेंडमेंट हुआ 2022 में इस एक्ट में, और साथ ही साथ 2022 में एक्ट भी आया जो एग्जामिनेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? रिक्रूटमेंट की। यानी जो जितनी भी भर्तियां वगैरह होती है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसकी बात करता है। ठीक है, तो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 एक्ट नंबर क्या है? 27 है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है, क्या होता है ना कि जब हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसके ईयर याद नहीं होते। पहले तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? ईयर्स याद करने पड़ेंगे, कौन से ईयर का है, कौन से वर्ष का है। फिर हमें उसका एक्ट नंबर याद करना होता है। तो कल की क्लास में हमने प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट पढ़ा था, वहां का एक्ट नंबर क्या था? प्रोबेशन का, पीओ का एक्ट नंबर क्या था? दिस इज माय क्वेश्चन। टोटल सेक्शंस कितने थे? शिवी अभी वो निशी, अभी हमें ना बिल्कुल फॉर्म में आना है। ठीक है, कोई भी एक्ट हम कर रहे हैं हमें याद भी करना है साथ के साथ, ऐसे करके कंप्लीट छोड़ना नहीं है। मैंने बताया था कल सेक्शंस 19 है उसमें टोटल, तो 19 के साथ ही एक्ट नंबर 20 याद रखेंगे। याद आ रहा है? ठीक है, तो ये जो 20 वाली चीज है ये हमारा एक्ट नंबर था। अब राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन का जो एक्ट नंबर है वो 27 है। ठीक है, और इसमें याद कैसे रखेंगे? जैसे मान लीजिए अगर आपको याद भी नहीं हो रहा है और एग्जाम में आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप कैसे याद कर सकते हैं? 9 - 2 करेंगे तो 7 रहता है। 9 - 2 करेंगे 7 होगा, लास्ट डिजिट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 इसका एक्ट नंबर है। इसने गवर्नर की जो असेंट मिली है वो मिली है 8 नवंबर को 1992 में। ठीक है, 8 नवंबर 1992। और अगर हम इसकी बात करें कि इसको लागू कब किया गया है, तो ये लागू हुआ है 11 नवंबर को। ये हुआ है लागू, कमेंस 11 नवंबर 1992। कब आया है? असेंट कब मिली है? 8 नवंबर। ठीक है, ये तो हो गई अनुमति, असेंट 8 नवंबर, लागू हुआ है 11 नवंबर। ये हो गई इसकी डेट्स की बात। टोटल सेक्शंस मैं बता चुकी हूँ, टोटल सेक्शंस है 8, शेड्यूल 1 है, एक्ट नंबर 27 है। कल हमने पीओ पढ़ा था, इसकी असेंट डेट क्या थी? 16 साल में प्रोविजन मिला, 16 मई। और इसकी राजस्थान में लागू होने की तिथि क्या थी? 1 जनवरी। जल्दी से बताएं आगे क्या लिख दूं? 19, कौन सा ईयर? पिटाई होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो कल से सारे प्रोविजंस याद हो जाने चाहिए। जो भी एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ याद हो जाना चाहिए। छोटे छोटे एक्ट है, अगर हम इनको इंस्टेंटली याद नहीं करेंगे, वो भी पढ़ने के बाद में अगर याद नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अपनी तरफ से कमी है। चलिए, तो ये अनुमति हो गई और लागू होने की तिथि हो गई। नेक्स्ट पे आइए, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को लीक होने से, प्रकटन से वो करता है, रोकता है। एंड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, जो अनफेयर मीन्स यूज होते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, लोक परीक्षा में,
तो उन लोक परीक्षाओं में जो अयुक्ति युक्त साधन यूज होते हैं उनको रोकने का काम करता है, कि इसमें जो यूज किए जाते हैं, आप देखते हैं चीटिंग वीटिंग करते हैं एग्जामिनेशन में, बेसिकली दिस एक्ट इज अबाउट पब्लिकली जो चीटिंग की जाती है उसके बारे में। तो क्वेश्चन पेपर को और अनफेयर मींस को यूज करने से रोकता है पब्लिक एग्जामिनेशन में। ये हो गया। अब देखो पब्लिक एग्जामिनेशन यहाँ पे कितने हैं, जैसे आपके 10th के हो गए, आपके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम हो गए, बस ये उन्हीं की बात करता है। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो हमारा 2022 का एक्ट है, तो ये डिफरेंस भी पता करके रखिए। 1992 और एक और एग्जामिनेशन एक्ट जो हम कल पढ़ेंगे वो जो 2022 का है, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। वो रिक्रूटमेंट की बात करता है, जितनी भी भर्ती होती है, जैसे अपनी हाई कोर्ट जो लेता है, जैसे आरजेएस हो गई, आरपीएससी जो लेता है, जैसे आपका एपी हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम के बारे में हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो और यूनिवर्सिटी लेवल या स्कूल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसके बारे में, उसमें चीटिंग वीटिंग करने के बारे में जो भी आता है वो इस एक्ट में हम पढ़ रहे हैं। चलिए सेक्शन 1 पे आ जाइए। सेक्शन 1 क्या कहता है, इसका नाम क्या है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। तो इस अधिनियम का नाम क्या है, राजस्थान लोक परीक्षा अनफेयर मीन्स युक्त अयुक्ति युक्त जो साधन है उनको रोकथाम करने के लिए ये अधिनियम है। पूरे राजस्थान पे लागू होता है। तो गलती से क्या मत करके आ जाइएगा, इंडिया मत करके आ जाइएगा। क्या होता है कभी कभी वो रटने वाली चीज हमारे दिमाग में होती है और वो एकदम से कंटिन्यूसली हम उसी पे ही उसी मोड पे रहते हैं और हम गलत करके आ जाते हैं। तो ये पूरे राजस्थान पे लागू होता है। कब आया, इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस। तो यहाँ पे डेट क्या लिख देंगे, 11 नवंबर, और 1992 आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एट वंस लिखा हुआ है। एट वंस का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, प्रेसिडेंट अपनी असेंट देता है, या जैसे लोकल एक्ट में बात करें तो गवर्नर अपनी असेंट देता है। तो गवर्नर ने असेंट दे दी, ऑफिशियल जो गजट है उसमें प्रकाशित हो जाता है, फिर लागू होना थोड़े टाइम बाद लागू होता है। ऐसा नॉर्मली हम लोग देखते हैं, हम देखते हैं ना, प्रकाशन की डेट अलग होती है पब्लिकेशन की, और फिर लागू होने की डेट अलग होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुरंत लागू हो गया था, जब ये गजट में जारी हुआ तभी ये लागू हो गया। तो जो अगर आपसे इसमें पूछा जाए ना ऑफिशियल गजट में ये पब्लिश कब हुआ है, तो यही डेट है। चलिए अब आ जाइए सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 डेफिनेशन है और छोटा सा सेक्शन है। 4 डेफिनेशन है, ए बी सी डी। ए बी सी डी, तो ए से आ जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, देखो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और मैं कल सारे ये प्रोविजंस पूछने वाली हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर आपका दूसरे एक्ट में भी आएगा, 2022 में भी आएगा, इसीलिए इन वर्ड्स को अभी से ही याद कर लो। 1992 वाले में सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर है, उस सेंटर पे होता है एग्जामिनेशन। और यहाँ पे ध्यान रखो पब्लिक एग्जामिनेशन है तो पी को उल्टा कर दिया, बी हो गया। जैसे कल हमने प्रोबेशन ऑफिसर बी में पढ़ा था, तो प्रोबेशन पी को उल्टा कर दिया बी। इस तरीके से यहाँ पर भी पब्लिक एग्जामिनेशन है। तो ये सारे टर्म्स आपको उस एक्ट में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ए में एग्जामिनेशन सेंटर, तो परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र का क्या मतलब है, मींस एनी प्लेस फिक्स फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड्स द एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयर टू। यानी कि जो भी प्लेस नियत की गई है लोक परीक्षा कराने के लिए, और साथ ही साथ कहता है कि उसमें एंटायर प्रेमाइसेस भी इंक्लूड है, मतलब जो अटैच है उसके साथ में, तो उसमें पूरा परिसर जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर में आता है। आपका एपीओ का एग्जाम इस कॉलेज में है या इस स्कूल में है, ठीक है, इस स्कूल में है। अब इस स्कूल में आपका पर्टिकुलर इन इन क्लासेस में एग्जाम है, लेकिन इसका जो कॉरिडोर है या यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, तो क्या ये एग्जामिनेशन सेंटर में आता है, यस और नो बताएं। क्या ये एग्जामिनेशन सेंटर में आएगा, पार्किंग, इसका कॉरिडोर, क्या ये एग्जामिनेशन सेंटर में आएगा? जल्दी यस और नो किया करें, थोड़ा एक्टिवली क्लास लेनी है। ये जो क्लासेस हैं जहां पे आपका एग्जाम हो रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ है कॉरिडोर। यहाँ पे देखो आपके पानी पीने का इंतजाम है, ठीक है, यहाँ पे आपके वॉशरूम बने हुए हैं। क्या ये पब्लिक एग्जामिनेशन सेंटर में आएगा, ये पार्किंग कॉरिडोर? यस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटायर प्रीमाइसेस अटैच है उसके साथ में वो भी इंक्लूड होती है। चलिए आपके आंसर आ गए हैं, मैं ही
मुझे एक्चुअल में स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता है। यस बिल्कुल नीलम जी, अभी लेंगे टेस्ट भी, एक बार हम इसको कंप्लीट करते हैं ताकि सब चीजें एक साथ आपका जो एफिशिएंटली आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखा जाना बहुत जरूरी है। बी, पब्लिक एग्जामिनेशन। बी में आता है लोक परीक्षा, मींस एनी ऑफ द एग्जामिनेशन जो स्पेसिफाई करी गई है शेड्यूल में। शेड्यूल हम पढ़ेंगे, एक शेड्यूल दे रखा है, तो जो भी एग्जामिनेशन जो उसमें बताया हुआ है वो पब्लिक एग्जामिनेशन है। अब आ जाइए सी पे, अनफेयर मींस। अनफेयर मींस का क्या है? ऐसे साधन का आप प्रयोग कर रहे हो एग्जाम में, परीक्षा में आप ऐसे साधन का यूज कर रहे हो जो फेयर नहीं है, जो सही नहीं है ना, अनुचित साधन है ये। वाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन पब्लिक एग्जामिनेशन, आप जब भी लोक परीक्षा में आंसर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इन एग्जामिनेशन में अयुक्ति युक्त या अनुचित साधन का उपयोग कर रहे हो, है ना, तो ये अनुचित साधन है। आपने देखा होगा एग्जाम में फर्रे बना करके लेके जाते हैं, वो सब कुछ इसी में ही आएगा, चिट बना करके लेके गए, है ना, कई बच्चे बाथरूम में भी रख देते हैं। तो ये सारी चीजें इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो सेंटर है ना उसमें इससे जुड़ी हुई सब चीजें इंक्लूड होंगी। मीन्स दी, देखो क्या बोलता है, इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन वाइल आंसरिंग क्वेश्चन इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स दी अनऑथराइज्ड हेल्प फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम एनी मटीरियल। देखो किसी की अपराधिकृत सहायता लेना, आप एग्जाम दे रहे हो आराम से बैठ करके, लेकिन आपने बाहर अपने पिताजी को खड़ा किया हुआ है, वो आपको टाइम टू टाइम जो है बता रहे हैं, कैसे बताएंगे, आप फोन लेकर के गए हो, या आपने एक ऐसा डिवाइस, सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्टनेस जो दिखाई जाती है ना एग्जामिनेशन में वो यहाँ पे दिखाई जाती है, मतलब राजस्थान में आप देखेंगे चप्पल भी उतरवा लेते हैं, रबर बैंड भी चेक करते हैं, है ना। जब जब आप लोग क्लास ले रहे हैं ना, जब नहीं बोलना होता है कुछ तो अपने माइक को ऑफ करके रखिए, है ना, ताकि क्लास एकदम स्मूथली चलती रहे। चलिए, तो ये कहता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन में जब आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो आप अनऑथराइज्ड हेल्प ले रहे हैं किसी व्यक्ति की, जो अपराधिकृत व्यक्ति है उसकी आप हेल्प ले रहे हो। तो फ्रॉम एनी मटीरियल, अपराधिकृत व्यक्ति नहीं, सहायता, है ना, व्यक्ति तो कोई भी प्राधिकृत नहीं होता है हेल्प करने के लिए। फ्रॉम एनी मटीरियल, किस किस से, या फिर आप कौन सा कोई रिटर्न आप फर्रा लेकर के गए हो, या आप कोई रिकॉर्डेड आपने जैसे फोन वोन लेकर के चले गए, या आप कोई ऐसा प्रिंट करके लेके गए हैं, कोई नोट्स वगैरह लेकर के चले गए, इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर और द यूज ऑफ एनी अनऑथराइज्ड टेलीफोनिक, वायरलेस, इलेक्ट्रॉनिक और अदर इंस्ट्रूमेंट और गैजेट, तो ये ब्लूटूथ वगैरह ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, जो वायरलेस टेलीफोनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी, आप इनका यूज कर रहे हो एग्जामिनेशन में, तो उसको कहते हैं अनफेयर मीन्स। ठीक है, अनफेयर मीन्स किस में आता है, सी में आता है। मीन्स देखो ऐसे याद रखिएगा, अनफेयर मीन्स स पे जा रहा है ना, तो स से सी, स से सी, इस तरीके से इसमें कनेक्ट करिएगा। क्यों करना है, क्योंकि दूसरा एक्ट पढ़ेंगे सारे टर्म्स उसमें आएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। अब आ जाओ डी पे, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन बट नॉट डिफाइंड, यहाँ पे जो भी शब्द और अभिव्यक्तियां प्रयुक्त करी गई हैं लेकिन परिभाषित नहीं की गई है, बट डिफाइंड इन आईपीसी, बट आईपीसी में बताया हुआ है, बीएनएस में बताया हुआ है, तो हम उसका मीनिंग कहां से लेंगे, आईपीसी से लेंगे। तो यहाँ पे कौन से एक्ट से हम इसका मीनिंग ले रहे हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके सामने एक सवाल तो जरूर बनेगा इस डी वाले पॉइंट में से, जैसे हमने अभी प्रोबेशन में भी पढ़ा था, कहां से लिया था हमने उसका मीनिंग। कोशिश यही करें, अगर आप लोग बोल सकते हैं ना तो बोलिएगा, है ना, क्योंकि मैं मुझे बार बार स्क्रीन चेंज करना पड़ता है, तो अगर आप आंसर कर सकते हैं तो आप बोल के मुझे आंसर करें। तो यहाँ पे कोई भी शब्द अभिव्यक्ति यूज की गई है, उस नहीं की गई है लेकिन प्रयुक्त की गई है, यूज की गई है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है, तो उसका मीनिंग तो हम लेंगे बीएनएस से। लेकिन वही चीज अगर मैं प्रोबेशन एक्ट की बात करूं, प्रोबेशन एक्ट में हम उसका मीनिंग कहां से लेते हैं, सीआरपीसी। वेरी गुड, सीआरपीसी, यानी आज की बीएनएस। डेट में बीएनएसएस, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया सेक्शन 2। अब आ जाइए सेक्शन 3 पे, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। अब यहाँ पे हम जो अनुचित साधन है, अनुचित साधन के उपयोग पर क्या लगा रहे हैं, निर्बंधन या प्रतिषेध, क्या लगा रहे हैं, प्रतिषेध, रोक रहे हैं
क्या बोल रहा है, कोई भी पर्सन, नो पर्सन शेल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन, कोई भी व्यक्ति पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स का उपयोग नहीं करेगा, अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करेगा। ये है आपका सेक्शन 3। अब आ जाइए 4 पे। सेक्शन 4, सेक्शन 4 है अनऑथराइज पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। देखो अच्छे से याद रखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी कल के एक्ट में, बहुत सिमिलैरिटीज है सेक्शंस में। सेक्शन 4 कह रहा है अनऑथराइज, देखो जैसे 4 आप लिखते हो ना, 4 इसी से ही यू याद रखिए, अनऑथराइज। ठीक है, तो 4 में क्या दे रखा है, अनऑथराइज, अपराधिकृत कब्जा, क्या बोलेंगे, अपराधिकृत कब्जा या प्रकटन किसका, प्रश्न पत्र का। अनऑथराइज्ड पोजेशन रखना, डिस्क्लोजर करना क्वेश्चन पेपर का। तो 4 क्या कहता है, नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी सो टू डू शेल बिफोर द टाइम फिक्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर टू एग्जामिनीज, एग्जामिनीज मतलब आप जो एग्जाम दे रहे हो, एट अ पब्लिक सेंटर, पब्लिक एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज नहीं किया जाएगा कि वो क्या करे, क्वेश्चन पेपर के डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले एग्जामिनीज को, यानी जो परीक्षार्थी हैं उनको जब पेपर बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरित किया जाता है, उससे पहले क्या कर दे, कोई भी व्यक्ति लॉफुली ऑथराइज नहीं है, हु इज लॉफुली नॉट लॉफुली ऑथराइज या परमिटेड नहीं है ना, उसको परमिशन नहीं मिली, अनुमति उसको नहीं मिली है, उसको ऐसा कर्तव्य जो वो निभा रहा है उस कारण से। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज में एग्जाम है, आपका कॉलेज में एग्जाम है, प्रिंटिंग होती है ना, पेपर्स की प्रिंटिंग होती है। अब पेपर प्रिंटिंग के लिए गए हुए हैं और इसका जो कर्मचारी है वो क्या करता है, इसका फोटो ले लेता है और फोटो लेकर के अपने जो रिलेटिव है उनको बता देता है। अब आपको वैसे याद आ रहा होगा, आपने यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम दिए होंगे, कॉलेज के एग्जाम दिए होंगे, तो उस समय पे क्या होता है, एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आएंगे। हालांकि ऐसा पहले होता था, आजकल भी होता होगा, ठीक है, तो पेपर पहले ही डिस्क्लोज कर दिया जाता है, ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, या फिर प्रिंटिंग प्रेस का ये जो पर्सन है, ये फोटो की खींचने की बजाय क्या कर रहा है, एक पेपर ही इसने ले लिया। तो ये हमारा सेक्शन 4 बात करता है कि अगर पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, जो परीक्षार्थी को वितरित किया जाता है उससे पहले, कोई भी व्यक्ति जो लॉफुली ऑथराइज नहीं है वो क्या नहीं करेगा, इस तरीके से पेपर को डिस्क्लोज नहीं करेगा। या फिर कहता है प्रिक्योर और अटेम्प्ट टू प्रिक्योर और पजेस सच क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन और कॉपी देयरऑफ। अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो क्वेश्चन पेपर को उपाप्त नहीं करेगा, यानी प्राप्त नहीं करेगा, प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा क्वेश्चन पेपर को, या उसके किसी पोर्शन को, या उसकी कोई कॉपी को, उसकी प्रति को, ठीक है, तो उसके भाग को भी नहीं रखेगा। फिर सेकंड कहता है इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पार्ट information which he knows or he has reason to believe to be related to such question paper, या फिर और derived from or to have a bearing upon such question paper। यहाँ पे ये impart का मीनिंग क्या है, impart का मीनिंग क्या होता है, जानकारी देना, ठीक है, जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना, ऑफर इंफॉर्मेशन या डिस्क्लोज इन्फो। देखिए क्या कह रहा है, जानकारी नहीं देगा, जानकारी नहीं देने का ऑफर नहीं करेगा। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको पेपर दूंगी, 50,000 रुपए लगेंगे, ठीक है, तो मैं आपको ऑफर कर रही हूं कि मैं आपको जानकारी दूंगी पेपर से रिलेटेड, जिसकी जानकारी के बारे में मैं जानती हूं, ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी रिलेटेड, मैं जानती हूं कि ये पेपर ही है, मैं जानती हूं कि ये जो मुझे विश्वास करने का कारण है कि उसी से पेपर से रिलेटेड है, इसके जो सारे फैक्ट्स वगैरह हैं, इसमें जो सारी चीजें लिखी हुई है जो मेरे पास है, वो उसी क्वेश्चन पेपर का ही पार्ट है, ये जानने का मेरे पास विश्वास करने का कारण है ना। अब देखो इसमें जो ये शब्द लिखा हुआ है रीजन टू बिलीव, ये हमारे आईपीसी में आता है, बीएनएस में आता है, ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो रीजन टू बिलीव वाला शब्द है ना, एक तो होता है नॉलेज, तो यहाँ पे ही नोज लिखा हुआ है, यानी ज्ञान होना, नॉलेज। तो इस ज्ञान में क्या आ जाएगा कि मैंने खुद ने फोटो ली हुई है उसकी, मुझे पता है यही क्वेश्चन पेपर है, यानी कि यहाँ पे तो एग्जैक्ट जानकारी होती है कि ये उसी का ही पार्ट है। लेकिन दूसरा लिखा हुआ है रीजन टू बिलीव, यानी विश्वास करने का कारण है, विश्वास करने का कारण है, यानी कि पेपर जैसा ही लग रहा है, उसी फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली नॉलेज तो नहीं है,
इस पॉइंट में नॉलेज नहीं है एग्जैक्टली लेकिन अंदाजा है। तो ये होता है हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी प्रिकॉर नहीं करेगा, उपाप्त नहीं करेगा, प्रयत्न नहीं करेगा, अपने कब्जे में नहीं रखेगा किसी भी पार्ट को। सेकंड कहता है कि जानकारी नहीं देगा, ना तो जानकारी देने की प्रस्थापना करेगा। ऑफर, प्रस्थापना को क्या कहते हैं, ऑफर कहते हैं इंग्लिश में। और फिर ऐसी जानकारी जो वो जानता है कि वो उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है या उसको जानने का विश्वास करने का ऐसा कारण है उसके पास। चलिए सेक्शन 5 पे आ जाइए। सेक्शन 5 है प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन एंट्रस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है कि कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा, पेपर को लीक नहीं करेगा। कौन से पर्सन की बात हो रही है, ऊपर तो हमने पढ़ा था जिसको ड्यूटी वगैरह, मतलब जो व्यक्ति जो है ऑथराइज नहीं है सारी चीजें। यहाँ पे ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है, जिसको इस तरीके का काम दिया गया है, जिसकी ड्यूटी है, वो क्या नहीं करेगा, लीकेज नहीं करेगा। तो यहाँ पे लीकेज से प्रिवेंशन किया जा रहा है। ठीक है, प्रकटन जो है ना, उसको पेपर को लीक कर देना, तो उससे रोकथाम यहाँ पे की जा रही है। 5 में प्रिवेंशन है, ऐसे करके याद रखिएगा, 5 में प्रिवेंशन। इसमें आप हेडिंग भी याद कर लेंगे ना, तो अपने आप में आपका काम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद एनी वर्क पर्टेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन। कोई भी व्यक्ति जिसको कोई कार्य, पब्लिक एग्जामिनेशन, लोक परीक्षा से संबंधित कार्य न्यस्त किया गया है, जिसको दिया गया है, शेल एक्सेप्ट वेयर ही इज परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी। अगर उसको काम ये दिया गया है, परमिट किया गया है कि वो डिस्क्लोज कर सकता है या लीक कर सकता है, तो अलग बात है। तो लीक करने का काम कब होता है, जब जैसे आप मान लो पेपर आप बना रहे हो और आपसे पूछा जाए, अब पेपर की फ्रेमिंग हो रही है कुछ, जैसे आपको पता है ना, पैनल बनाया जाता है, जब भी कोई पेपर बनाया जाता है ना, तो बहुत सारे लोगों को ये काम दिया जाता है कि कुछ क्वेश्चन आप बनाएंगे, कुछ आप बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से काम दिया गया है, फिर उन व्यक्तियों से सबसे पूछा जा रहा है, जब फाइनली फ्रेमिंग की जा रही है तो उनसे पूछा जा रहा है, तो तब तो वो बताएंगे ही बताएंगे। तो ये तो अलग बात है कि जब उनको अनुमति दी गई है उनके कर्तव्यों के दौरान ऐसा करने के लिए, तो बात अलग है। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति जिसको लोक परीक्षा का कार्य न्यस्त किया गया है, शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइवल्ज और कॉज टू बी डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब क्या होता है, डाइवल्ज का मतलब होता है गुप्त जानकारी जो होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, उसको बताना। तो डाइवल्ज मतलब ये जो जानकारी है, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, इसको ना तो प्रत्यक्ष रूप से ना ही अप्रत्यक्ष रूप से बताएगा। और टू मेक नोन टू एनी अदर पर्सन एनी इंफॉर्मेशन और पार्ट देयर ऑफ विच हैज कम टू हिज नॉलेज, जो भी उसके नॉलेज में आती है, बाय वर्च्यू ऑफ द वर्क बीइंग सो एंट्रस्टेड टू हिम। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेक्शन 5 में हम सिर्फ उन व्यक्तियों को कवर कर रहे हैं जिनको एंट्रस्ट किया गया है। ठीक है, तो जिनको इंटरेस्ट किया गया है हम उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 4 है वो अनऑथराइज पोजेशन की बात करते हैं, कि आपको ऑथराइज नहीं किया गया है और फिर भी आप उसमें अनऑथराइज तरीके से पोजेशन रख रहे हैं, कब्जा रख रहे हैं। अभी जैसे नीट का एग्जाम हुआ था, उस नीट के एग्जाम में कॉलेज वालों को इंटरेस्ट किया गया था कि नहीं किया गया था, जिस स्कूल में रखे गए थे पेपर्स उसी में से तो निकाले गए थे ना, टीचर्स ने निकाले, बहुत सारे लोग मिले हुए थे उसमें, तो उसमें इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, 4 में क्या हो रहा है, जो व्यक्ति ऑथराइज नहीं है वो अपने पास में रख रहा है। चलो अब आइए सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 है पेनल्टी। तो यहाँ पे पेनल्टी जो दे रखा है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है 2021 के अमेंडमेंट से, 2001 के अमेंडमेंट से, जिसका एक्ट नंबर 8 है। ठीक है, एक्ट नंबर 8 है, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। देखो सेक्शन 3 और 4 का पनिशमेंट अलग आपको याद रखना है, और सेक्शन 3 का पनिशमेंट आपको अलग याद रखना है, और सेक्शन 4 और 5 का अलग याद रखना है। सेक्शन 3 का अलग से याद रखेंगे, सेक्शन 4 एंड 5 का अलग से याद रखेंगे। सेक्शन 3 में पनिशमेंट कितना है, तो यहां तो जो कुछ भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है देखो, 3 और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज और बोथ, ये लिखा हुआ है। यानी कि इन्होंने तो एक साथ बता दिया इन सब का पनिशमेंट, लेकिन अब इसमें चेंजेस कर दिए गए। तो 3 क्या कहता है कि जो पनिशमेंट है वो कितना हो सकेगा, 3 इयर्स। तो देखो 3 में 3 इयर्स है, और फाइन कितना है, 2000 रुपीज तक का हो सकेगा, और बोथ। तो कैसे याद रखेंगे, देखो 3 में 3 साल का पनिशमेंट है,
और या लगा हुआ एंड नहीं है, और 2,000 रुपए का जुर्माना, तो यहाँ पे 3 से 1 कम कर दीजिएगा, 2 हो जाएगा, और बोथ। अब 4 और 5 की बात आती है, 4 और 5 में पनिशमेंट कितना है, तो इसमें लिख लीजिएगा। अब जैसे 4 और 5 लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पर कर दीजिए 5 ईयर्स, यहाँ पे 5 ईयर्स, और बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 5 से 7 साल तक का हो सकेगा, 5 से 7 साल तक का हो सकेगा। प्लस फाइन कितना है, फाइन है 10,000 रुपीज, 10K। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। देखो 4 और 5 में कैसे याद कराया, जो 5 लास्ट डिजिट है 5 आ गया, 5 से लेकर के बढ़ के आपको जाना है 7 तक, 5 से लेके 7 प्लस 10 है, जो 5 है उसका डबल हो जाएगा 10,000 रुपीज। यहाँ पे कितना था, कम हो गया था, 2,000 रुपए हो गया था। तो ये है आपका सेक्शन 6 कंप्लीट हो गया है। इसमें अमेंडमेंट कब किया गया है, 2001 में किया गया है। सेक्शन 7 पे आ जाओ। अच्छा 6A भी है, सेक्शन 6A को भी यहाँ पे ऐड किया गया है 2001 के अमेंडमेंट से। सेक्शन 6A क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग थेफ्ट। कमिटिंग थेफ्ट चोरी, एक्सटॉर्शन उद्यापन जिसको हम कहते हैं, रॉबरी जिसको हम क्या कहते हैं, लूट कहते हैं, ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये कहता है कोई भी व्यक्ति क्या करता है, चोरी करता है, उद्यापन करता है, लूट करता है, लूट किसकी, प्रश्न पत्र की, उसके लिए पनिशमेंट यहाँ पे बताया हुआ है। तो एक तो याद रखेंगे 6A को कब जोड़ा गया, 2001 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। एक्ट नंबर क्या है, 8 है। चलिए, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति whoever commits theft, extortion, robbery of question paper of any public examination at any time before the examination in such question paper is over। तो यहाँ पे क्या क्या टाइम पीरियड लिखा हुआ है, कब करता है ये सब चीजें, ध्यान रखिएगा, ये उसको भी कवर कर रहा है, यानी कि एग्जामिनेशन ओवर होने से पहले, पहले तक, एट एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर, यानी कि परीक्षा समाप्त होने से, परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी समय, किसी भी समय कोई भी व्यक्ति क्या करता है, चोरी करे, उद्यापन करे, रॉबरी करे। अब देखो परीक्षा ओवर होने वाली है, आधा टाइम हो गया, जैसे मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है, जिसमें से 1 घंटा निकल चुका है, 1 घंटा बाकी है। इस 1 घंटे में आपने किसी व्यक्ति को पैसे वैसे दिए थे, उसने बोला था कि पूरा पेपर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 1 घंटे बाद मैं, आप डिवाइस लेके जाइए, मैं आपको पेपर बताऊंगा, कुछ प्रश्न बता दूंगा, तो उससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 1 घंटे में वो व्यक्ति क्या करता है, जाकर के जहां पे पेपर वगैरह रखे हुए हैं, चोरी करता है, लूट करता है क्वेश्चन पेपर की, और आपको उस डिवाइस के थ्रू आंसर बता देता है। तो ये भी इसमें पनिशेबल ऑफेंस है 6A में, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी में पनिशमेंट मिले नहीं मिले, जो भी है मिलता है, जैसे आईपीसी वगैरह के काफी सेक्शन अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें अलग से पनिशमेंट मिलेगा। कितना पनिशमेंट है, लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो पनिशमेंट आ जाएगा इसके लिए, वो आ जाएगा 5 ईयर्स। देखो शुरुआत वहीं से हो रही है 5 ईयर्स से, जैसा हमने 4-5 के लिए पढ़ा था। 5 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 7, बिल्कुल सेम है, 5 ईयर्स विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, प्लस फाइन। यहाँ पे जो फाइन है उसमें डिफरेंस है, वहां पे हमने 10 पढ़ा था, यहाँ पे कितना कर दीजिएगा इसको, 15,000 कर दीजिएगा, 15,000 हो जाएगा फाइन। और 15,000 से बढ़कर के कितना हो सकता है, विस्तार कितना हो सकता है, 1 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का। तो इसको कब जोड़ा गया है, 2001 में, और जिसका एक्ट नंबर 8 है। तो 5 विच में एक्सटेंड टू 7 बिल्कुल सेम है, जो हमने अभी 6 में पढ़ा था उसमें 10K पढ़ा था, 10K की जगह 15K कर दीजिएगा, और 15K से बढ़कर के कितना हो सकता है, 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं इस एक्ट में से, छोटे छोटे एक्ट हैं, और आपसे बिल्कुल छोटी छोटी इस तरीके की चीजें जो आप बिल्कुल याद कर सकते हो। तो फ्री फंड के मार्क्स हैं इसमें। चलो 7 पे आ जाओ।
सेक्शन 7 पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। यहाँ पे कहता है कि आप किसी को क्या पहुंचाना चाह रहे हो। एक तो होता है उपहति, एक होता है घोर उपहति। तो यहाँ पे हर्ट की बात हम कर रहे हैं, तो हर्ट का मतलब क्या होता है, उपहति पहुंचाना, हर्ट पहुंचाना। पेनल्टी बता रखी है, शास्ति बता रखी है, किसके लिए, अपराध के लिए। विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट, यानी कि आप एक ऐसा अपराध कर रहे हो जिसमें आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हो कि अगर बीच में कोई आएगा ना, मैं उसको हर्ट कर दूंगा। तो हर्ट में हम पढ़ते हैं ना, जब हम, आई थिंक आपका ये कौन से में आता है, चलो कोई सेक्शन बताएगा। 115 के आसपास है क्या, कुछ 15 वाली डिजिट मेरे माइंड में आ रही है, बीएनएस का। हम तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे, हम कैसे बताएंगे। चलो, पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट, तो मैं ही बता देती हूँ, क्या कंफर्म कर लेते हैं। यस, 114 में हर्ट है, फिर ग्रीवियस हर्ट 116 में है, ठीक है, तो मैं आसपास ही थी। तो यहाँ पे ये जो है आपका हर्ट, यानी आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। तो whoever commits an offense punishable under section 6 having made preparation, 6 में हमने क्या किया था, वो 3 4 5 वाला है ना, having made preparation for causing death of any person। देखो तैयारी आप किस किस चीज की कर रहे हो, ऊपर हेडिंग में हर्ट लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे आप तैयारी किस किस की कर रहे हो, ये पॉइंट याद रखिएगा। डेथ, आप मृत्यु की पूरी तैयारी करके जा रहे हो, बीच में कोई आएगा मृत्यु कर देंगे। कॉजिंग हर्ट, हर्ट की तैयारी। उपहति, असॉल्टिंग एनी पर्सन, असॉल्ट हमला। wrongfully restrained, wrongfully restrained, ठीक है। तो wrongfully restrained का मतलब क्या होता है, अवरोध होता है, परिरोध होता है, अवरोध होना चाहिए। तो यहाँ पे wrongfully restrained करने की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं अवरोध, सदोष अवरोध। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि तैयारी किस किस चीज की हो रही है यहाँ पे, तो ये किस किस चीज की तैयारी है, डेथ की, हर्ट की, असॉल्ट की, wrongfully restrained की, किसी भी व्यक्ति को। और फॉर wrongfully restrained shall be punished with, shall be punished with, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें और चीजें क्या आ रही है, इन सभी का फियर भी पनिशेबल होगा। आप डर पैदा कर रहे हो, इन सभी चीजों का आप डर पैदा कर रहे हो, मृत्यु का डर पैदा कर रहे हो, हर्ट का, wrongfully restrained का, असॉल्ट का, अगर आप डर पैदा कर रहे हो तो कितना पनिशमेंट है यहाँ पे, ये है 3 years, यस 3 years प्लस, एंड लगा हुआ है तो उसको मैं प्लस लिख रही हूँ। फाइन कितना है, 5000 रुपीज, 5000 रुपीज, ये है यहाँ का पनिशमेंट। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आता है सेक्शन 8, पावर टू अमेंड शेड्यूल। पावर टू अमेंड शेड्यूल, यानी कि जो अनुसूची है उसमें संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, ये डायरेक्टली सवाल आपसे बन सकता है। तो किसके पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास, राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार। तो यहाँ पे ऑफिशियल गजट में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है जो राजकीय उसमें शासकीय राजपत्र में, इंक्लूड इन दी शेड्यूल एनी अदर पब्लिक एग्जामिनेशन। तो अभी शेड्यूल में जो पब्लिक एग्जामिनेशन दे रखे हैं, लोक परीक्षा दे रखी है, उनके अलावा किसी और को भी अगर ऐड करना होगा तो वो कर सकती है, और ये आपका पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेक्शन है 8। इस तरीके से सारे सेक्शंस जो है वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब आ जाइए शेड्यूल पे। शेड्यूल किसके बारे में है, सेक्शन 2 के बी के बारे में। हमने पढ़ा था ना बी में, पब्लिक एग्जामिनेशन। लोक परीक्षा, तो यहाँ पे लोक परीक्षा में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हमें पढ़नी कितनी है,
आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है बस, बाकी 4 से लेकर के 8 तक का, ये 4 से लेकर के 8 तक की जो ये लिस्ट है, ये इसको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, निरसित। ठीक है, कौन सी डेट से, 12 अप्रैल, मैंने बोला था 2022 में अमेंडमेंट हुआ है इसमें, तो 22 का एक्ट भी है, वो अलग चीज है। यहाँ पे अमेंडमेंट जो हुआ है 12 अप्रैल 2022 में हुआ है। सॉरी। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट कितने टॉपिक हैं अपने शेड्यूल में, 3 है। कितने हैं, 3 है। तो एक बार हम इन पे नजर तो मारेंगे जो भी रिपील किए गए हैं। देखो क्या कहता है, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर राजस्थान। तो ये क्या हो गया, कौन सा बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, है ना, RBSE। RBSE जो है, जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है वो आ जाएंगे। तो एनी एग्जामिनेशन, कोई परीक्षा जो आयोजित की जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एस्टैब्लिश हो बाय लॉ इन इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, ध्यान रखना कहीं राजस्थान दे दें और आप उसमें कंफ्यूज हो जाए। एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है, जो भारत में स्थापित है, एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि के द्वारा स्थापित। तो कोई भी यूनिवर्सिटी, तो बुआ से याद रख लेंगे, बुआ, BUA। बी से हमारा बोर्ड हो गया राजस्थान का, यू से यूनिवर्सिटी हो गई, विश्वविद्यालय, और फिर लास्ट ए से क्या आ जाएगा, ए से आ जाएगा आपका एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक सेकंड दीजिएगा, नहीं, इसमें ये वाला पॉइंट अलग है। ये देखिए, ये जो है ना, थर्ड वाला पॉइंट ऑटोनॉमस की बात करता है, ये इसमें इंटरचेंज हो गया। ये वाला पॉइंट यहां आएगा, ऑटोनॉमस कॉलेज जो है ना, ऑटोनॉमस कॉलेज, ये है आपका थर्ड पॉइंट। तो इसमें जो स्वायत्त विद्यालय जो होते हैं ना, कॉलेज, है ना, तो ये जो ऑटोनॉमस कॉलेज हैं उनके द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट जो भी कराया जाता है। ऑटोनॉमस कॉलेज कौन से होते हैं, वो वाले कॉलेज होते हैं जो अपना सिलेबस वगैरह खुद बना सकते हैं, अपने एग्जाम खुद ले सकते हैं, है ना। तो उसमें यूनिवर्सिटी वगैरह के उसमें नहीं होता है, हालांकि जो रिजल्ट आता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही आता है, लेकिन खुद के एग्जाम की डेट वगैरह, जैसे महारानी कॉलेज है ना, तो यहाँ पे ये होते हैं ऑटोनॉमस कॉलेज। तो इसमें ये बुआ याद रखना है आपको, शेड्यूल में ये दे रखा है। और बाकी आपके ये जो RPSC और ये UPSC, ये सारे के सारे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, अजमेर हाई कोर्ट, ये सारे हम उस वाले एक्ट में आ जाएंगे, जो अपना दूसरा वाला है उसमें आ जाएंगे। तो इसमें कॉलेज वाला, एक यूनिवर्सिटी वाला, एक बोर्ड वाला, बाकी सारे हाई कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट ये हो गए, ऑटोनॉमस कॉलेज तो इसमें आ ही गया है। ये RPSC वाला, जैसे आप APO का दे रहे हो वो RPSC का है, तो ये RPSC यानी ये रिक्रूटमेंट वाले हैं, ये रिक्रूटमेंट वाले जो भर्ती वगैरह करते हैं। तो ये सारे हमें 2022 के एक्ट में पढ़ने, जो हम कल करेंगे। ठीक है, लास्ट हो गया ये AIAT, DGT दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये सारे। तो इस तरीके से आज का एक्ट, यहाँ तक हमारा एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। अब थोड़ा सा चेक कर लिया जाए